बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काइंडली अपनी अपनी सीट्स पे तशरीफ़ रखें। अब सेकंड पार्ट इसका जो आज के सेमिनार का इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो जिसके लिए मेरा ख्याल है आपने इतनी तगदो की, इतना सफ़र किया, कष्ट काटा, तो इसको हम कम अज़ कम जो है ना अच्छे तरीके से सीख लें, समझ लें। आधे घंटे का ये सेशन अभी होगा, उसके बाद हम नमाज का वक्फा और साथ ही हम आपको खाना सर्व करेंगे। तो वो एक 15-20 मिनट का वो वक्फा होगा, उसके बाद फिर हम इसको रिज्यूम करेंगे अपनी उसको। तो अभी जनाब मैं चौधरी खालिद असद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वापस अपनी सीट पर तशरीफ़ रखें। जनाब शबीर फ़खरुद्दीन साहब आप भी स्टेज पे तशरीफ़ लें। चौधरी शाहिद सलीम साहब से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी स्टेज पे तशरीफ़ लें। मैं मुल्तमस हूँ जनाब जावेद इकबाल ओवैसी साहब से कि वो भी स्टेज पे तशरीफ़ लें। जनाब जावेद इकबाल ओवैसी साहब। इसी के साथ ही मैं जनाब रिक्वेस्ट करूंगा जनाब नदीम भट्ट साहब से कि वो अपने सेशन को स्टार्ट करें। जनाब नदीम भट्ट। इस पे क्लिक करेंगे ना, हाँ, इसको मैक्सिमाइज उसी तरह कर लें। बस इधर रोकिए। अब इसका आपको प्रोसेस पता लग गया होगा। आप 1 पे क्लिक करेंगे ना, ब्लू वाले पे, तो उधर चले जाएंगे। उस पे करेंगे, वापस आ जाएंगे। ये नमाज से पहले की कोशिश करते हैं। ये एक पॉइंट तो मैंने आपका 7th फेसलेस वाला कंबाइन करके डिस्कस कर लिया। बड़ी अच्छी डिस्कशन हो गई। ये जो पॉइंट्स आपके सामने आ रहे हैं, ये बजट के थ्रू आपका जो फाइनेंस एक्ट 2026 आया था ना, ये उसके थ्रू चीजें आई थी। ठीक है। अब अगर आप पहला देखते हैं, अभी पहले आपके साथ सीक्वेंस में चलते हैं। सुपर टैक्स एप्लीकेशन ऑन कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और सिक्योरिटीज। ठीक हो गया। आपको पता लग गया होगा कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड की, इस पर क्लिक भी करें जी, हाँ ये वाला आ गया आपके साथ। उसका पैरा 92 है, जिसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक सुप्रीम कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं वो एफसीसी के पास जाएंगे, और अदर देन जो होंगे वो नीचे होंगे। कंबाइंड होगा तो वो मिक्सअप ऊपर जाके या नीचे जैसे वो सेटल कर लेंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैटर्स होंगे वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो होगा वो सेटल डाउन करेगा। अब ये भी उसी के पास था केस कि जो सुपर टैक्स है, आपको पता है 150 मिलियन से ज़्यादा अगर एनुअल टर्न उसकी जो इनकम होगी, सम ऑफ इनकम जो आपकी है, तो उसको स्लैब रेट के हिसाब से उन्होंने सुपर टैक्स जो है वो लगाया हुआ है। वो कोर्ट में गया, मुख्तलिफ सूबों से होते होते कोई अगेंस्ट कोई फेवर करते करते अल्टीमेटली वो सुप्रीम कोर्ट के पास आ गया। तो उन्होंने 92 पैरे में ये कहा, मैं सिर्फ टू दी पॉइंट आपको बता रहा हूँ, बजाय ये कि मैं वर्डिंग या सारी चीज़ें पढ़ूँ। तो कॉन्सेप्ट कुछ चीज़ें आपको पहले ही पता है, मैं सिर्फ उसको थोड़ा सा पॉलिश कर दूंगा तो वो चीज़ ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने कहा जनाब बात यह, जो हमने भी पढ़ा पैरा सारा मिलकर डिस्कशन हुई, तो उन्होंने कहा जी वो इशू ये रेज हो गया कि वो सिक्योरिटीज जो 37A सेक्शन के अंदर है, या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आपके पास 37(1)A के अंदर कवर्ड है, क्योंकि उनमें पीरियड आपको पता, टाइम पीरियड काउंट फॉर किया जाता है। डिटेल में थोड़ी बाद में करूंगा। तो उन्होंने कहा कि अगर आपका कैपिटल गेन डिस्पोजल ऑफ दीज 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स, कैपिटल एसेट्स, अगर वो एग्जेम्प्ट है
या 0% है, दोनों सूरतों में उसको सुपर टैक्स जो है, इवन कि आपका कैपिटल गेन 150 मिलियन से ज़्यादा हो जाए ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, तो उसको वो इम्पोज नहीं किया जाएगा। अब प्रिंसिपली तो मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता, आल्दो ये टैक्स पेयर की फेवर में है। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एग्जेम्प्ट इनकम एंड 0%। अगर 6 लाख तक इनकम टैक्सेबल है तो रेट ऑफ टैक्स 0% है, वो एग्जेम्प्ट नहीं है। 6 लाख से हम ऊपर जाएंगे तो वो टैक्सेबल आपका स्लैब रेट उसके मुताबिक आ जाता है। बहरहाल, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिलहाल चूंकि आप देखें, मैं किसी के भी नजरिए से, आप भी मेरे ओपिनियन से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसका मकसद ये नहीं है कि हम कोर्ट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, वो अपनी जगह पे है, उनका डिसीजन सारा खो पे जनाब, जो चीज़ आ गई है वो इन्फोर्सेबल है, वो एप्लीकेबल है, वो इन द फील्ड है, उसने प्रिवेल करना है, ठीक है। अब इसमें उन्होंने रिलीफ टैक्स पेयर को दे दिया कि आपका अगर 150 मिलियन से ज़्यादा अगर आपकी जो कैपिटल गेन होगा तो उसके ऊपर अगर आपको 0% टैक्स लग रहा होगा। आपको पता है कि प्लॉट में, अपार्टमेंट में 2 साल था पहले, और घर में 4 साल, और आपके प्लॉट में 6 साल बाद अगर आप बेचेंगे तो 0% रेट आपके सामने आ जाता। तो ये तो एक पहला आपका सुपर टैक्स का हो गया। लेकिन बाकी जहां जहां लगा हुआ है सुपर टैक्स, वो आपको पता है कि अमेंडमेंट भी आ गई है। तो ये पहला पॉइंट जो आपका, अगर किसी बंदे ने पीछे सुपर टैक्स पे किया है इनकी वजह से, तो वो उसमें अब आप ऑब्वियसली अब वो प्रोसीजर निकालना पड़ेगा कि ये इसके पैसे रिफंड कैसे होंगे आप, क्योंकि रिटर्न के अंदर तो वो लायबिलिटी सेटल डाउन हुई है, या आपने आफ्टर तो उसको शो काज पे किया, या डिमांड आई है, जो भी किया है, या वृद्धि रिटर्न जमा कराया है, तो वो पैसे जो होंगे ऑब्वियसली उन लोगों को वापस जो है ना वो करने पड़े। अच्छा, इस पे जरा वो ब्लू वाले पर क्लिक करके वापस आइएगा। हाँ, आप पहले दूसरे पे थोड़ी सी बात करते हैं, तो फिर उसका मटेरियल देख लेते हैं। एबॉलिशमेंट ऑफ टैक्स ऑन डीम्ड इनकम, आपको पता 7E, अच्छा 3 चीजें ऐसी थी, क्योंकि काफी सेमिनार हम उस पर कर चुके हैं इसलिए वो जुबानी याद हो गया। 3 चीजें ऐसी थी, CVT कैपिटल वैल्यू टैक्स, डीम्ड इनकम पे टैक्स 7E ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, और सुपर टैक्स। ये तीनों ही फाइनेंस एक्ट 2022 में आए और तीनों ही बैक डेट में अप्लाई किए और तीनों ही कोर्ट में चले गए, ठीक है। अभी 2 तो फारग हो गए, सुपर टैक्स स्पेसिफाइड पे, और ये जो आपका 7E है इसको अल्ट्रा वाइज उन्होंने कर दिया। यानी अगर पाकिस्तान के अंदर मेरे आइडियल एसेट्स पड़े हुए हैं, उससे अगर मुझे डीम्ड इनकम आएगी तो उसके ऊपर मुझे जो 7E का है वो टैक्स जो है वो देना पड़ रहा था स्पेसिफाइड लोगों को, उन्होंने इसको अल्ट्रावाइज कर दिया। अगर ये अल्ट्रावाइज हुआ है तो जो पाकिस्तान से बाहर के एसेट्स पे CVT है उसको भी अल्ट्रावाइज होना चाहिए। अगर इनसाइड पे नहीं लग रहा तो फिर आउटसाइड पे क्यों लगेगा? तो उसमें भी चांसेस काफी ज्यादा एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि CVT भी अल्टीमेटली, आल्दो कि इस बजट में 1 जुलाई 2026 से फॉरेन एसेट्स के ऊपर इस बजट में CVT फॉरेन एसेट्स पे फारग कर दिया उन्होंने, वो डिलीट कर दिया उन्होंने। लेकिन अब जो रिटर्न आप फाइल करने जा रहे हैं, एक तो 7E जो दिया इसका भी वही रिफंड वाला प्रोसेस चलेगा, ये बैक डेट पे जाएगा, जब जब जिसने जो दिया वो वापस आएगा। दूसरा, अब आ गया तीसरा आपका CVT। अभी मैंने बताया सेक्शन की एप्लीकेशन जो है वो तो उन्होंने मतलब फॉरेन एसेट्स के ऊपर उन्होंने फारग कर दी कि जी उन पे ये नहीं लगेगा। लेकिन अभी ये मैटर पेंडिंग पड़ा हुआ है फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के पास। अब देखें, वो अगर दुआ करें कि वो 30 सितंबर से पहले को फैसला कर दें तो शायद ये भी उसके अंदर आपका जो CVT है वो भी इसके अंदर निकल जाएगा। बहरहाल ये 3 डिफरेंट पॉइंट्स थे, सुपर टैक्स अपनी जगह पे, CVT और प्लस 7E डीम्ड इनकम का जो टैक्स है। हाँ जी, ये जरा चूंकि अल्ट्रावाइज हुआ तो ये बैक डेट पे जाएगा, ये अब से नहीं होगा, ये बैक डेट जब से अप्लाई हुआ, यानी ये इलीगल है बेसिकली, इसकी इम्पोजिशन ही इलीगल है बेसिकली, बात ये हो रही है, आसान लफ्जों में मैं कह रहा हूँ। अच्छा जी, जरा वो क्लिक कीजिएगा ब्लू वाले को। अच्छा, अब तीसरा, जैसे अभी बात हो रही थी सेशन के अंदर
कि आपने जो मशीन रीडेबल फॉर्म के अंदर आपने ऑडिटेड अकाउंट्स फर्निश करने हैं। इस पे थोड़ी सी मैंने बात करनी थी आप लोगों के साथ। पहली बात तो ये है कि ये अभी कंपनीज के ऊपर इम्पोज हुआ है, 2026 भी इसमें शामिल है। सो 26 वैसे जितनी अमेंडमेंट्स आती हैं आपको पता है वो 1 जुलाई 2026 से ही एप्लीकेबल है, अनलेस वो आपको लिख दे कि ये बैक डेट पे अप्लाई होगा। इसको उन्होंने टैक्स किया 2026 एंड ऑनवर्ड अप्लाई किया है, लेकिन किस पे? कंपनी पे। अभी जो आप इंडिविजुअल और एओपी की रिटर्न फाइल करेंगे उसमें अगर आप ऑडिटेड या अनऑडिटेड अकाउंट्स देते हैं, अभी वो मशीन रीडेबल फॉर्मेट की उसकी अभी कंडीशन नहीं लगी। ये तो एक चीज आपके साथ तय हो। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है, ये मशीन रीडेबल फॉर्म है क्या? इसको जब सर्च किया गया, देखिए अकाउंट सारे वही हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। वही आपकी सेल, परचेज, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, करंट रेशो, सारा कुछ वही है। सिर्फ उसको एक फॉर्मेट, जो मैंने इसको जब गूगल में सर्च मारा कि भाई तुम क्या चाहते हो, वो एक ऐसा फॉर्मेट होगा, उसके मुताबिक आप चीजें उसके अंदर फीड कर देंगे और वो एआई उसको सर्च कर लेगा, बस और कुछ नहीं है। इट डजंट मीन्स कि आपका कोई डेबिट क्रेडिट चेंज हो गया है या वेल्थ में या बैलेंस शीट में कोई फर्क पड़ गया है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो सब कुछ उधर ही है, सिर्फ एक मशीन रीडेबल फॉर्मेट होगा, उसके अंदर वो डाउनलोड आप करेंगे, उसके अंदर फीड कर देंगे और चीज़ें आपकी वहाँ पे चली जाएगी, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन ये अभी मैं फिर कह रहा हूँ, ये कंपनी पे अप्लाई होगा, जो आप दिसंबर में आपकी रिटर्न जाएगी, या जिनका स्पेशल टैक्स ईयर है उनके लिए 30 सितंबर है। अदरवाइज ये इंडिविजुअल और यूपी पे फिलहाल अप्लाई नहीं हो रहा। हाँ जी, आगे जरा इसको क्लिक करें। अच्छा, ये जरा वापस आइएगा मेन शीट पे, मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा हूँ। ये जितनी अमेंडमेंट्स हैं, ये फाइनेंस एक्ट या जजमेंट के थ्रू जो आई है, इनका ताल्लुक 2026 से है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वरना तो इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अगर इसने आगे अप्लाई होना था। हम तो रिटर्न की बात कर रहे हैं, तो आपको आपकी रिटर्न को ये इम्पैक्ट डाल रहा है। सो आपको सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न नहीं देखनी, जो फाइनेंस एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट्स आई हैं, ये उससे कनेक्टेड चीज़ें या जजमेंट्स आई हैं, उसको मिला के आपने रिकनसाइल करना है। अच्छा, ये जो चौथा है, ये क्योंकि काफ़ी डिटेल में है, मैं आपको इन शॉर्ट कर देता हूँ। टैक्स ऑन सर्टन पेमेंट्स बाय लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस अंडर सेक्शन 7G एंड 151B। असल में हो क्या रहा था, मैं आपको एक छोटी सी इसकी प्रोफाइल दे देता हूँ, तो आपको उसको रिटेन करने में और समझने में आसानी रहेगी। देखिए, हो ये रहा था, लोग क्या करते थे, अगर आपको याद हो तो स्टॉक एक्सचेंज पे भी 1 जुलाई 2010 से टैक्स लगा था, उससे पहले नहीं था, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स के ऊपर। एग्रीकल्चर इनकम अगर आप देखें, फेडरल में तो एग्जाम था, सूबे के आल्दो कानून पहले का है, लेकिन फोर्सफुली अब जाके वो कहीं उसको वो कर रहे हैं इनफोर्स। लोग अब क्या कर रहे थे, और प्रॉपर्टी वाला तो बेस्ट एग्जाम्पल है ना। पहले प्रॉपर्टी की परचेज पे 236K था, ना बेचने पे 236C था, ना कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स था। ये सारा कुछ बाद में ऐड हुआ है। जहाँ जहाँ FBR को या गवर्नमेंट को ये लगता है कि भाई लोग पैसा कमा रहे हैं, हमें कुछ नहीं पे कर रहे, तो उस सेक्टर को वो नेट के अंदर ले जाते हैं। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज अंदर आया, जो उसके शेयर्स लिस्टेड कंपनी थे। इसी तरह एग्रीकल्चर इनकम को रैशनलाइज किया गया। अब उन्होंने ये लाइफ इंश्योरेंस को भी बीच में लेकर आए हैं। अब हो क्या रहा था, क्यों ये लाने की ज़रूरत थी? अब एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट की कि मैं लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम पे कर रहा हूँ एनुअल बेसिस पे, तो इससे पहले कि वो क्या करते थे, ना डेथ हुई, ना डिसेबिलिटी हुई, ना मैच्योरिटी का टाइम आया, उससे पहले पैसे वापस निकाल लेते थे। अब उसकी टैक्सेशन का निज़ाम ही कोई नहीं था, अब लोग एग्जम्पशन क्लेम करी जा रहे थे। तो उन्होंने कहा यार ये ज़्यादती है, जो लोग मिस यूज़ ऑफ लॉ करेंगे उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो उन्होंने ये सेक्शन 7G आपका रेसिपिएंट के लिए और पेयर के लिए, जो इंश्योरेंस कंपनी और तकाफुल ऑपरेटर्स होंगे उनके लिए 151B सेक्शन उन्होंने इंसर्ट कर दिया है। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप कहेंगे जी मुझे क्यों आप पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 2026 से अप्लाई किया इसको। अब पेयर ने तो पेमेंट कर दी जो करना था, अगर वो कर चुका है, क्लोज हो गया हुआ है, तो पेयर तो अब इस वक्त अगले साल जुलाई में जाके टैक्स काटेगा, पीछे तो वो काट नहीं सकता। तो उन्होंने रेसिपिएंट को ये कहा है कि अगर आपने जितने पैसे उनको दिए, फ़र्ज़ कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल बना लेते हैं, आसान हो जाएगा। मैंने कहा यार मैंने लाइफ इंश्योरेंस की ना 10 लाख की पेमेंट कर दी है, तो मैं अब आगे नहीं चलना चाहता, मेरे पैसे आप वापस करें मैच्योरिटी से पहले।
वो आपको 15 लाख रुपए फर्ज करें वापस कर देते हैं। तो ये सेक्शन ये कह रहा है कि आपने उस 15 लाख में से जितनी पेमेंट की माइनस कर दें, तो जो डिफरेंशियल अमाउंट आपको बेनिफिट होगा उसके ऊपर अगर आप 1 साल के अंदर मेच्योरिटी करवाएंगे तो 15%, और 1 से ज़्यादा और 2 और 4 साल पहले होगा तो फिर 10%, और ये टैक्स होगा फाइनल टैक्स जो कि रेसिपिएंट पे करेगा। ठीक है, अगर उसने पहले नहीं पे किया या बगैर कटे पेमेंट आई है तो विद द रिटर्न 2026 में वो जमा कराएगा। लेकिन अगर आपको डेथ के बाद मिला है, डिसेबिलिटी है या 4 साल के बाद है, तो फिर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। बेसिकली ये बात हो रही है। बाकी आप जब कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसको देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा चौथा हो गया। बाकी ये रेट है 15-10, वो उसी तरह मैंने आपको बता दिया। अब पीछे आ जाए ना, उसी 4 के बाद अब आगे देखें 5 क्या जी, फिक्स टैक्स रिजीम फॉर स्मॉल रिटेलर्स। ये जैसे अभी बता रहे थे एडिशनल कमिश्नर साहब कि एक स्कीम उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है। मैं आपके लिए सेपरेट इसके ऊपर ना पूरा मटेरियल लेके आया हूँ। मोटी मोटी बात मैंने आपके इसके ऊपर कर लेनी है। बिल्कुल ठीक है, ये अच्छी बात है कि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो है वो फेवरेबल भी है, लेकिन कुछ चेक एंड बैलेंसेस के साथ भी है। पहली बात तो ये है कि ये स्कीम सिर्फ 2026 के लिए, ये 27 के लिए नहीं है। तो फिर 27 में क्या होगा? 27 में आप नॉर्मल टैक्स रिटर्न अपनी फाइल करेंगे। ये जो 1% टर्नओवर का आपने देना है, जो कम से कम 25,000 होगा। अब ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन पूरे मुआशरे में फैल गया, वो जी दुकानदार तो मर गए, वो तो सारे 25,000 कौन देगा? भाई ये ऑप्शनल है, मस्ट नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आपका टैक्स कम बनता है 25,000 से, तो आप अपनी नॉर्मल रिटर्न बनाएं, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करें और वो आप रिटर्न जमा करा दें। लेकिन 3 पॉइंट आपने जेहन में रखने हैं। पहला, क्या इस रिटेलर पे इनकम टैक्स लॉ का 114 सेक्शन अप्लाई होता है? अगर उसकी इनकम ही बिलो टैक्सेबल लिमिट है या उस 114 सेक्शन के अंदर वो फॉल ही नहीं करता, तो भाई आप रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हैं? पहला पॉइंट तो ये है। आगे, हाँ जी होता है। अगर होता है तो फिर आपने चेक ये करना है कि क्या मैं इस स्कीम को अवेल करूं। बेनिफिट्स बिल्कुल है इसके अंदर। आपको पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेट उसमें नहीं लगाना, इंटीग्रेशन ऑफ इनवाइसेस नहीं होगी, आपको विद होल्डिंग टैक्स नहीं काटना अगर आप विद होल्डिंग एजेंट बने, 113 सेक्शन नहीं लगेगा। लेकिन इसके अंदर ये है कि 1% जो होगा वो कम से कम 25,000 होगा, और अगर इसके अलावा आपका कटा होगा तो वो भी सरकार का हो जाएगा। ये आपने नोट करना है कि वो भी गया और ये वाला भी गया। तो बेनिफिट प्लस आपका ऑडिट में थोड़ा बहुत उन्होंने दिया हुआ है। लेकिन अगर आपकी एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन है, हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज़ एक्सपेंसिस आप कर रहे हैं, उस सूरत में वो इसको प्रॉपर एक तरीके से ऑडिट में लेके आएंगे। और इसका ऑडिट एक्सक्लूजन ज़रूर है, बट हर चीज़ की एक्सक्लूजन नहीं है। अच्छा, अब सवाल ये है कि आप ये देना किसको चाहते हैं, ये किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा? दैट इज़ द क्रूशल पॉइंट। कौन है ये बंदा? ये सिर्फ इंडिविजुअल है, इसमें एओबी और कंपनी शामिल नहीं है। दूसरा, वो रिटेलर होगा। तीसरा, अब इसमें एक्सक्लूजन क्या क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें क्लिक करके ना ज़रा इससे बाहर निकलिएगा। ज़रा एक फाइल मैंने आपको सेपरेट भेजी हुई है, ज़रा वो दिखाएं। मिनिमाइज करें ना, इसको शॉर्ट करें ना, इसको एस्केप दबाए ना, तो इस फाइल से बाहर निकले। एस्केप करके ना, एस्केप प्रेस करना पड़ेगा आपको। एस्केप नहीं हो रहा। हाँ जी, ऐसा ही है ये वाली। इसको मैक्सिमाइज करें नीचे से। ये है जी बेसिकली। इसकी एप्लीकेबिलिटी पे क्लिक करें ज़रा इमरान साहब। ये देखें, अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपकी टर्नओवर 200 मिलियन के बराबर या कम है, पहला पॉइंट, इसमें एओबी और कंपनी नहीं है। दूसरा, ये सिर्फ 2026 के लिए है। दो बातें। आज ज़रा सबसे इंपॉर्टेंट इससे अगला पॉइंट है, अगली शीट पे है। ये देखें ज़रा, अब कौन कौन वो लोग हैं जिनको ये नहीं मिलेगा। पहला, अगर आपकी टर्नओवर 200 मिलियन से ज़्यादा है पिछले 3 सालों में किसी भी साल में, ये भी आपने नोट करना है। अगर आपकी 2025 में 250 मिलियन थी तो अब आप इसको अवेल नहीं कर सकते। तो पिछले 3 सालों में चेक करना है इसकी टर्नओवर 200 मिलियन से ज़्यादा ना हो, नंबर 1।
अगर आपकी एक से ज़्यादा शॉप है आप तब भी अंदर नहीं आ सकते। अगर आप टीयर 1 के रिटेलर हैं, वो जो सेल टैक्स में डेफिनेशन गिवन है टीयर 1 की, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिसमें आपका एरिया पहले होता था GH वाले, उसमें एयर कंडीशन माल वाले, ठीक है, उसमें होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर, वो लोग जो टीयर 1 के अंदर फॉल करेंगे वो उनको ये बेनिफिट अवेल नहीं होगा। ज्वेलर अगर आपको याद हो तो इनको एमनेस्टी भी नहीं वो देते। अगर आपको 2019 की एमनेस्टी याद हो, ज्वेलर ने बड़ी रिक्वेस्ट की है मैंने एमनेस्टी दे, नहीं दी उन्होंने, वो भी इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट, अगर आप प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं, आप भी और मैं भी जो प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो भी इसके अंदर शामिल नहीं है। फिर इसके अलावा अगर आपकी कोई इनकम होगी तो उसकी भी आपको ये कोई बेनिफिट नहीं है, वो आपको ओबियसली टैक्स अलग से पे करना पड़ेगा। इसकी रिटर्न के अंदर अदर इनकम उन्होंने अलग जगह रखी हुई है। इसके अलावा जो इनकम होएगी वो आपको अलग से डिक्लेयर कर, मसलन रेंटल इनकम है मेरी शॉप भी है और रेंटल इनकम भी है, तो दोनों आ गए हैं मेरे पास। नेक्स्ट, रिटेलर्स, अगर आप 25 की रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो अब आप जो टैक्स 26 में जमा कराएंगे वो 25 से कम नहीं होगा। मतलब पहले ही मैं 75,000 जमा करा के आया हूँ, अब मैं फनकारी दिखा रहा हूँ कि 25 कर दे मेरा, वो कहेगा नहीं भाई आप ज़रा रिटर्न चेक करें यहाँ पे। सो आपको एक्सक्लूजन बड़े क्रिटिकली देखनी है कि किन किन लोगों को ये नहीं मिलेगा, ताकि कल को लीगल प्रॉब्लम ना आपको शुरू हो जाए। वो कहेगा जी आप तो इंटाइटल्ड ही नहीं थे, आप कैसे आ गए अंदर, आप तो ज्वेलर है, आपकी तो 2 शॉप्स है, 2 से ज़्यादा है, आपकी तो 2025 के अंदर 300 मिलियन की टर्नओवर थी, ये क्या आप कर रहे हैं, आपको ये इंटाइटलमेंट नहीं है, आप इसके अंदर नहीं आ सकते हैं। एमनेस्टी में भी अगर आपको याद हो, पब्लिक सर्वेंट को नहीं है, ज्वेलर्स को नहीं है, इलीगल मनी है, तो वो जिन जिन चीज़ों को एक्सक्लूजन दी जाती है उसको ज़्यादा क्लोजली आपने देखना है ताकि आपकी डिक्लेरेशन जो है वो गलत ना हो जाए। अच्छा जी, और आप स्प्लिट भी नहीं कर सकते अपने बिजनेस को। अगर मैंने कहा ना AOB और कंपनी को है ही नहीं, आपने AOB के तोड़ के सोल पार्टनरशिप बनानी शुरू कर दी, तो स्प्लिट या रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, वो स्पेसिफिकली इंडिविजुअल्स के लिए अवेलेबल है। एक और बात, अच्छा चले आगे चले जी, देखें रजिस्ट्रेशन है जी, वो आप ओबियसली आप करवाएंगे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू या ऑनलाइन, वो आप करा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। आगे देखें, अच्छा इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब मैंने कहा कि जी 25,000 जी लाजमी है, नहीं लाजमी है भाई, ये रूल है उसका बता रहा है चार, देखें लिखा हुआ क्लियरली कि आप ऑप्शनल रहेगा अगर, लेकिन अगर आप पे रिटर्न एप्लीकेबल है तो आइदर ये वाली या नॉर्मल वाली, दोनों में से कोई एक रिटर्न तो आपको फाइल करनी पड़ेगी, दोनों से छूट नहीं मिलेगी आपको। हाँ, अगर लॉ आपको लगता ही नहीं है 114 सेक्शन, फिर वो तीसरा पॉइंट है तो भाई मेरे क्लाइंट छोटा सा शॉप है यार, वो इतने पैसे ही नहीं कमाता, 50,000 क्या वो 40,000 पर मंथ उसकी इनकम सारी आती है, तो वो क्यों रिटर्न फाइल करे, अनलेस वो टीयर 1 और 114 दोनों में से उसको निकालना पड़ेगा आपको, वरना गड़बड़ हो जाएगी सारी। चले आगे देखें, रेट आपका 1% है, जो भी आपका टैक्स इसमें विद हेल्ड होगा आप एडजस्टमेंट क्लेम कर सकते हैं, लेकिन 25,000 तो बहरहाल जमा कराना पड़ेगा। आगे चले, मिनिमम टैक्स आपका जो 25 है और जो कटा होगा मैंने जैसे पहले कहा वो भी उनका हो जाएगा। आगे ये ऑडिट से छूट है, सब्जेक्ट टू डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हो, जो AOP के ट्रेड बॉडीज़ है उनकी इंफॉर्मेशन से अगर आप कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, या आप ओनरशिप एक्सपेंसिव एसेट्स की है, या आपका ग्रॉस मिस यूज ऑफ स्पेशल प्रोसीजर है टू अवॉइड टैक्सेस है, तो तीनों सूरतों में वो आपको इसमें ऑडिट में फिर वो सिलेक्ट करने की पावर रखते हैं। आगे देखें, रिटर्न फाइलिंग जी, वो 1 पेज की रिटर्न है, वो अभी आपको नीचे मैं दिखा देता हूँ, वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है। आगे देखें, विद होल्डिंग टैक्सेस जी, अगर आप 153 सेक्शन में विद होल्डिंग एजेंट हैं, एज ए रिटेलर आपकी टर्नओवर 100 बिलियन से ज़्यादा है, आप विद होल्डिंग एजेंट बन जाएंगे। अगर आप इसके अंदर आए तो आपको उससे भी छूट मिल जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, 113 सेक्शन, अच्छा यहाँ 1% है, टर्नओवर टैक्स तो 1.25% है, उससे भी छूट है, आप 1% पे करेंगे, 1.25% नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल में गए तो फिर नॉर्मल वाले प्रोविजन सारी अप्लाई होगी। आगे देखें जी, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज है जी, अब जिस बंदे पे, पहले तो ये है कि रिटर्न क्या मेरे क्लाइंट पे एप्लीकेबल है, अगर तो एप्लीकेबल है तो फिर उन्होंने कहा जी आप दोनों में से कोई एक भी अगर फाइल नहीं करेंगे तो पहले महीने 10,000, फिर 25,000 और 50,000।
पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, तो मंथली बेसिस पे वो पेनल्टीज लगाना शुरू कर देंगे, लेकिन जहां लॉ एप्लीकेबल होगा वहां पे, अदरवाइज नहीं। ये पॉइंट ऑफ सेल और डिजिटल इन्वेस्टिंग जो इसमें आएगा, उसको उसमें जाने की जरूरत नहीं होगी। आगे देखें, इम्प्यूटेबल इनकम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर मेरी एक्चुअल इनकम 8 लाख है और वर्क बैक मैं करता हूँ वो 9 लाख है, तो आप ओवर एंड अबव 1 लाख को अपनी बुक्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो फिर ऑब्वियसली आपको डबल एंट्री एक डालनी पड़ेगी कि कैश अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, पैसा आपने रिसीव नहीं किया, लेकिन फिर भी आप वाइट मनी जिसे आप कहते हैं, पहले भी यूनिवर्सिटी में और जगहों पे भी ऐसे वाइट होता रहा कि अब मेरा भी क्वेश्चन था कि एक बंदे ने पैसा कमाया नहीं तो वाइट कैसे हो गया, तो वो कहीं ना कहीं से तो पैसा आएगा तभी वाइट है ना। मैं एक एंट्री डाल रहा हूँ कैश टू रिकन्सिलेशन में, मैंने एक एंट्री डाल दी है, या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डाल दी है 1 लाख रुपया, तो किधर है वो 1 लाख? वो तो आया ही नहीं मेरे पास। तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं से जो आपका पैसा और अदरवाइज होगा वो आप इसके अंदर, अब बुक्स में तो 1 लाख आ गया है, फिजिकली है ही नहीं, फिजिकली किधर है? चले आगे चले, लेकिन चूंकि लॉ कहता है हमें फिर स्ट्रिक्टली उसके मुताबिक जाना पड़ता है। अब कंप्लायंट टैक्स पेयर को कुछ फर्दर वो कह रहे हैं जी आपको हम एक ग्रीन प्लेट इशू करेंगे जिस पे कोड होगा, GR वो QR कोड होगा, और वो आपको आपकी शॉप के अंदर वो बंदा एंटर नहीं हो सकेगा अनलेस के बंदा मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट ना कर रहा हो। कह रहा हो 200 मिलियन से ज़्यादा नहीं, पता लगे 600 मिलियन की वो सेल कर रहा बंदा, कुछ भी हो सकता है जी। आगे चले जी, ये एक पेज की रिटर्न है। मेरा ख्याल है कल पाकिस्तान टैक्स बार की मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में, चूँकि ताहिर भाट साहब मेरे उस्ताद भी हैं, दोस्त भी हैं, सीनियर भी हैं, तो उनसे मैं अपडेट्स आपस में हम बहुत सारी शेयरिंग करते हैं। तो उन्होंने ये बताया है कि उनसे हमने कहा है कि मैंने पूछा कि जनाब ये तो अभी तक अपलोड नहीं हुई, तो ये अपलोड हो रही है अभी, कल सुना उन्होंने की है। बहरहाल इसकी डेट ऑब्वियसली 90 दिन, फिर आगे उसी हिसाब से बढ़ जाएगा टाइम। तो ये नहीं, पिछला दिखाइएगा, इसके अंदर ना कुछ प्रॉब्लम है एक दो। इसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं। इसके अंदर वेल्थ स्टेटमेंट किधर है वो भी देखते हैं, अब उसको अटैच ये करेंगे क्योंकि वो भी अपनी जगह पे आएगी। अच्छा, ये फाइल करके इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको पिछले सालों की प्रोटेक्शन मिल गई है, वो अपनी जगह पे है। दूसरा, ये प्रोटेक्शन इनकम टैक्स की है, सेल टैक्स की नहीं है। अगर आपके आइटम पे सेल टैक्स लगता है तो वो अलग प्रोसीडिंग होगी। तो ये जितना देखने में सीधा लग रहा है ना, उतना सीधा है नहीं है। आपको पहले कंप्लायंस ऑफ लॉ भी करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि नेट ना बढ़े, बिल्कुल बढ़े, बट आप लिजिटिमेट तरीके से अंदर आएँ और अपने आप को फुल प्रूफ और फुली प्रोटेक्ट करके पूरा लॉ, सेल टैक्स, इनकम टैक्स का पढ़ के फिर इसके अंदर आप आइएगा। ठीक है, जो नहीं है, जो ऑलरेडी चल रहे हैं वो तो अपनी जगह पे है। ये जी ज़रा इससे अब ये ओके हो गया, अब बाहर निकल जाए। ये मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं 2026 के लिए है। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक मिस है, वेल्थ स्टेटमेंट का अब शायद वो ऐड कर दें। अच्छा, इसमें सर्विसेज वाले लोग शामिल नहीं हैं, ये ज़रा नोट कीजिएगा। ये गुड्स की बात हो रही है, रिटेलर जो जनरल पब्लिक को चीज़ें सप्लाई करता है, गुड्स, इसमें सर्विसेज वाले लोग कवर्ड, मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाले, कार वॉश वाले, तो वो तो जनरल पब्लिक को गुड्स कोई नहीं बेच रहा। तो रिटेलर इज समथिंग डिफरेंट एंड सर्विसेज जो रेंडर करता है वो समथिंग डिफरेंट। तो मिक्स अप नहीं करना, खिचड़ी नहीं पकानी है आपने, ए ही रहेगा और बी ही रहेगा। तो जिस पे अप्लाई होना है उसको लेकर आए, कब होना है कब नहीं होना, ये आपको सारे पॉइंट्स इसके अंदर पता होने ज़रूरी हैं। बाकी इंशाल्लाह वो एडिशनल कमिश्नर साहब आपको कह रहे हैं, वो अपने पॉइंट्स आपको फर्दर बताएंगे। मकसद उनका यही है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेट के अंदर आएँ ताकि उनको कंप्लाइंट, और अगले साल से नेक्स्ट ईयर से अनलेस कुछ चेंज नहीं आ जाती फ़िलहाल इस बजट में, अगले साल के लिए जो इसके अंदर आएगा वो नॉर्मल टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, वो 1% वाला वो चक्कर इसके अंदर नहीं होगा। हाँ जी, अब ज़रा ये बाहर निकल जाए, ये पूरा हो गया। उसके 1-2 रह गए हैं तो क्लोज़ करके तो फिर ब्रेक कर लेते हैं। वो जो पहले फाइल थे, सवाल आपके बाद में ले लेंगे जनाब। अभी पहले मेरे पास जो इकट्ठा हुआ मवाद वो मैं आपको दे देता हूँ। अच्छा जी, आगे देखें क्या आ रहा है। 6-7 तो कर लिया था, 8 भी हो गया, 6 रह गया सिर्फ। 236C इसको मैक्सिमाइज करें ना पहले। हाँ जी, ये आ गया। बेसिकली आपको पता लग गया होगा कि एक तो
ऑर्डिनेंस में से 10th शेड्यूल में से लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, वो आपको पता लग गया। यानी अब या तो आप ATL में हैं या नॉन ATL में, दो रेट आपको लगे। अब उन्होंने जो सरचार्ज था, आपको पता लेट रिटर्न जो फाइल कर रहे थे, कंपनी के लिए 20,000 से बढ़ा के 1 लाख कर दिया, AOP का 10,000 से 50,000 और इंडिविजुअल का 1,000 से 25,000। लेकिन अगर आप 26 की रिटर्न अभी फाइल कर देते हैं तो तब आपको 25,000 जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको ATL ऑटोमेटिक वो आपको दे देगा। इसलिए उसको बाय चांस है कि वो रिटेलर वाला भी 25,000 है और ये भी 25,000 है, दोनों 25,000 मिक्स हो गए, रोला पड़ गया मुल्क में जी 25,000 ऐसे जैसे कमेटी निकल रही है, पता नहीं क्या हो गया। तो भाई थोड़ा सा उसको पूरा पढ़े, उधर भी ऑप्शनल है और इधर आप 26 की रिटर्न फाइल करें, आपको ATL का स्टेटस मिल जाएगा। हाँ, अगर रिटर्न आपकी लेट गई है तो उसका डिफ़ॉल्ट सरचार्ज या पेनल्टी अगर जो होगी वही सिर्फ पड़ेगी, अदरवाइज जहाँ एप्लीकेबल होगा। तो ये पहला जो हिस्सा था जी 8 पॉइंट्स का, जो कि फाइनेंस एक्ट या जजमेंट्स के थ्रू आया था, ये वाला हिस्सा था। अगर आप इससे कनेक्टेड कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो बाकी का ये कर ले। फिर जो रिटर्न वाला हिस्सा है वो पार्ट 2 है, वो नमाज के बाद जैसे मैनेजमेंट कहेगी हम वैसे कर लेंगे। कोई क्वेश्चन है इसका, इस सिलसिले में किसी का? सर एक सवाल है जी जी आपने कहा था ना, ये इसी स्लाइड पे मैं बात करूंगा। जी इसी की बात हो रही है। इसमें सर सिर्फ जो 6 महीने वाला जो ऑप्शन है अवेल करना है टैक्स पेयर ने, उस सूरत में सरचार्ज बिल्कुल वेव हो जाएगा और 1000 का बिल जमा कराना है। अभी तक इसमें किसी ने क्लैरिटी नहीं दी हमें। वो जो कमिश्नर को लिख के आपने वो लेना है कि जी मैं प्रॉपर्टी कोई नहीं खरीदूंगा। ठीक जी, ठीक है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने कहा है आपने ये लिख के देना है कि मैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में कोई प्रॉपर्टी मैं नहीं परचेज कर। नहीं, अगर आप पीछे रिटर्न लेट फाइल करके आए हैं, दो चीज़ें अलग अलग है ना। ये तो अब आ रहा है, अगर पेनल्टी पहले से जो चल रही थी, अगर उस साल में वो एप्लीकेबल थी तो वो अलग रहेगा ना। अगर आप जी ठीक है जी, ऐसे ही है जी, ऐसे ही है बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि उन्होंने एक्सक्लूजन प्रोवाइड कर दी है ना इसके अंदर जी। ऐसे ही है, दो चीज़ें हैं। अगर नहीं नोटिस आया तो आप अपना काम करें, अगर वो आ जाता है तो आप उन्हें कहें जी मैं 6 महीने में कोई प्रॉपर्टी नहीं परचेज करूँगा, तो वो उन्होंने एक सब्जेक्ट टू आपको एग्जाम्पशन है ना, कंडीशनल आपको पेनल्टी की माफ़ी दी है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए आपने कहा कि 6 महीने के अंदर मैं नहीं करूँगा, तो इसका मतलब है अपेरेंटली देखिए लिखा तो नहीं हुआ, कुछ चीज़ें हमको ड्राइव करनी पड़ती, ठीक है ना। अब अगर वो ये कह रहा है कि आप मुझे ये गारंटी देंगे कि मैंने 6 महीने तक, वैसे भी आप खरीदेंगे तो 236 के तो आ ही जाएगा ना उधर, मैं आपको उधर से पकड़ लूँगा, ठीक है। तो आप अपने पहले कमिटमेंट पर खड़े रहेंगे कि 6 मैंने नहीं किया, आपको माफ़ी मिल गई। इसका मतलब है कि उसके बाद फिर अगर आपने फर्दर जाना है तो फर्दर आपको कमिटमेंट देनी पड़ेगी। मैं तो ये सोच रहा हूँ नहीं, ATL ही रहेगा। नहीं देखिए जब आपने 26 की रिटर्न फाइल की ना, उसी दिन आपको ATL में स्टेटस मिल गया हुआ है। पेनल्टी एक सेपरेट चीज़ है और ये एक डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, अगर आपको नोटिस आ जाता है कि भाई आपने रिटर्न लेट फाइल की, ये है किसके लिए? बेसिकली लेट फाइलर के लिए। पेनल्टी माफ़ नहीं हुई, लेट फाइलर का जो रेट था वो बीच में से निकल गया। अब दो चीज़ें हैं, अगर वो कहता जी 25 में आपने रिटर्न वक्त पे नहीं फाइल की, तो मैं इसका कोई बेनिफिट जो मुझे मिल सकता है वो मैं देखूंगा इसके अंदर, ठीक है। तो सब्जेक्ट टू नोटिस भी होगा, अगर नहीं आता तो मुझे भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, आएगा तो मैं 6 माह वाला लूँगा। उसके बाद फिर उस डेट पे फिर चेक किया जाएगा कि उस डेट पे फिर स्टेटस क्या होगा। लेकिन आपका स्टेटस ATL का आ गया हुआ है,
लेट फाइल करने की पेनल्टी एक अलग चीज़ है, ATL का स्टेटस एक अलग चीज़ है जिसमें डबल रेट और डबल से ज़्यादा भी है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग चलेगी सर। जी सर, जहाँ मैं स्पष्ट हूँ कि कैटेगरी एप्लीकेबल ही होगा, जैसे 3 महीने या 6 महीने की बेसिस पर मेरा सेल टैक्स कट होता है, जब मैं कमिश्नर के पास जाता हूँ वो कहता है कि ऑर्डर देखिए पेनल्टी, देखिए इमरान साहब पेनल्टी 1 लाख का भी पेनल्टी है सर, एक बार नहीं वो ठीक है, मेरी बात सुने। पेनल्टी 2-3 चीज़ें आप भी जानते हैं कि पेनल्टी का मकसद पैसे इकट्ठे करना नहीं होता। अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो आप कहते हैं जनाब मेरी सारी रिटर्न्स मैंने फाइल्ड की है, यहाँ आके मेरा 15 दिन का, 20 दिन का, 50 दिन का डिले हुआ जो कि अनइंटेंशनल था, अनअवॉइडेबल रीजन थी, तो मिनिमम पेनल्टी आपको चार्ज कर देंगे अगर हुआ भी तो वर्ष कम वर्ष। लेकिन अगर आप आदि मुजरम है और प्रोटेक्शन नहीं आपको मिल रही तो फिर तो कोर्ट भी कहेगा यार एक दफ़ा तो पेनल्टी खा ही लो तुम अब, ताकि तुम आज तुम्हें ठीक हो जाओ, तुम फिर आगे जाके कोर्ट केस टू केस बेसिस पे कमिश्नर के पास जाएंगे, कमिश्नर पहले पेनल्टी जमा करवाएगा जी 1,40,000 का, फिर कहेगा जी जो 25,000 का पैसे चार्ज पाओ। केस टू केस बेसिस पे इमरान साहब, क्योंकि स्टेट में हम उनकी पावर नहीं एक्सरसाइज कर सकते ना जी। और कोई जी, वो ज़रा दीजिएगा माइक उनको। वो क्वेश्चन सर मैंने क्वेश्चन ये है कि पिछले साल में जो जंप आया गोल्ड में, तो किस में आया जी? गोल्ड में जैसे जंप आया पिछले साल में, तो इसमें जो जिन्होंने गोल्ड परचेज किए बाद में उसको सेल किया तो कैपिटल गेन हुआ है जी उसके ऊपर जो टैक्स है वो तो सर इसमें नहीं, देखिए बात सुने, गोल्ड को आपने मिक्स नहीं करना। गोल्ड दो तरह का है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस इनकम में है, वो अलग हो गया। चले अब दूसरे को भी कर ले, सोसाइटी को कलेक्टिवली कवर करना है ना। अब मैं अपनी चीज़ लेके तो नहीं रोता रहूँगा ना, दूसरे को भी देखना मैंने। अगर आप ज्वेलर हैं और गोल्ड की सेल परचेज में इंडल्ज हैं तो बिजनेस इनकम बन जाएगा या लॉस बनेगा, जो भी आएगा वो एक हो गया। अब आप कहते हैं नहीं जी ये मेरा ज़ाती था, तो 38.5 के अंदर ज्वेलरी को उन्होंने कैपिटल एसेट में शामिल किया हुआ है। अब आपको अगर गेन आएगा तो आपको टैक्स लगेगा अगर वो उस 6 लाख से ऊपर चल रहा है या कोई और इनकम है, अदरवाइज वो आपका लॉस हो गया तो आपको नहीं लगेगा। ये तो ज्वेलरी में बड़ा क्लियर है जी। 38.5 में उन्होंने कहा पर्सनल एसेट जो होते हैं ना, देखिए 3 चीज़ें उन्होंने कैपिटल एसेट में से माइनस की हुई हैं, स्टॉक इन ट्रेड विद स्टोर्स एंड स्पेयर्स, वो एसेट जो डेप्रिसिएबल होंगे या इंटेंजिबल होंगे जिन पे डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन मिलेगी, और तीसरा वो पर्सनल एसेट्स, वो मूवेबल पर्सनल एसेट्स अदर देन 38.5, और 38.5 में ज्वेलरी कवर्ड है, मेडेलियन, फर्स्ट डे कवर, एंटीक, उसके अंदर 6-7 चीज़ें स्पेसिफाइड है। तो ज्वेलरी इज़ ए कैपिटल एसेट, और अगर वो बिजनेस इनकम ना हुआ तो ठीक है, और अगर कैपिटल, 2 ही ऑप्शन है ना, या उधर जाएगा या इधर आएगा, तो इधर आ गया तो वो कैपिटल गेन, हम खुद रिटर्न्स फाइल करते हैं तो ज्वेलरी पे कैपिटल गेन हम ऑफर करते हैं रिटर्न के अंदर। दिस इज़ वाई इट इज़ सो मच क्लियर कि आपको, बल्कि इस दफ़ा आप इस दफ़ा की ज़रा रिटर्न निकालें, वो आपसे 3 चीज़ें मांग रहा है। सिक्योरिटीज़ सेपरेट ब्लॉक में 37A में, इमूवेबल प्रॉपर्टी 37(1)A में सेपरेट ब्लॉक में, और उसके अलावा जितने एसेट्स हैं ना वहाँ जाके एनेक्सर पढ़ें आप, उसमें ज्वेलरी, गोल्ड, मेडेलियन, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, और वो शेयर्स जो कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं होते, उनकी लिस्ट पूरी उन्होंने मांग ली है आपसे। सो ज्वेलरी ऑलरेडी उधर ही था, और अभी भी आपका अगर बिजनेस इनकम में नहीं गया तो फिर वो कैपिटल गेन के अंदर उसकी कैलकुलेशन जो है वो ड्यूली कवर्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है जी। उनका क्वेश्चन सर वो दीजिएगा उधर। सर अब आपका माइक में ज़रा कर लें, बाकी लोगों को भी आवाज़ चली जाएगी। तो फिर उसकी वर्डिंग सर देख लेते हैं ना कि अंडरटेकिंग क्या डायरेक्टर थ्रू कंपनी के या एओपी थ्रू मेंबर के वो दे सकता है। अगर तो वो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है, क्योंकि आपको पता है एग्जम्पशन जिसको दी जाती है, जैसे दी जाती है, वो उसी तक ही होती है। अगर उसमें वर्ड पर्सन है तो तीनों है, और अगर इंडिविजुअल है तो फिर वो इंडिविजुअल होगा। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। अगर वहाँ वर्ड इंडिविजुअल लिखा हुआ है तो फिर आपको बहस करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर पर्सन लिखा हुआ है तो फिर जो आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ठीक है जी। और कोई जी?
वो ले लें सर बाल क्या नहीं है जी, ऐसा ही है। देखिए बात यह है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, आपको ज़रा आसानी पैदा कर दें। ये रिटर्न्स अभी आप अपनी कंप्यूटेशन बना के, ये भी एक फार्मूला है अपना बना के एक्सेल में जहाँ बना रहे हैं बना लें, फीड अगर हो जाती है तो कर लें। अभी सबमिशन में ना जाएं आप, क्योंकि अभी इसमें करेक्शंस काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। अगर तो वो 100% रिज़ल्ट आपके मुताबिक दे रहा है और आपने लॉ के मुताबिक बनाया, फिर बेशक आप सबमिट कर दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी मिनिमम टैक्स सही नहीं आ रहा, ज़ीरो वैल्यू डालते हैं वो नहीं उठाता, काफ़ी चीज़ें अभी जो है वो ठीक होने वाली है, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इंशाल्लाह ताला टाइम भी पूरा मिलेगा। लेकिन आपने एक चीज़ ज़हन में फिर वही रखनी है कि डिक्लेरेशन आपने ठीक करनी है। देखें मैं देर करके भी अगर कर देता हूँ तो कोई मसला नहीं है, मेरी डिक्लेरेशन ठीक होनी चाहिए। उस पर मेहनत जितनी आप ज़्यादा करेंगे वो आपको ज़्यादा आसानी पैदा होगी। तो वो अब रही बात ओपनिंग, हम ये कहा है हमने उनको कि डालें इसके अंदर जनाब। ये कैसे हो सकता है कि एक बंदे के पास स्टॉक ही नहीं है, ठीक है, बैलेंस शीट आपने बनाई हुई है, तो स्टॉक के बगैर वो रिटेलर क्या खाली शॉप में तो नहीं बैठा हुआ ना। म्यूज़िक सेंटर थोड़ी है जो म्यूज़िक लगा हुआ है, दुकान है तो भाई सामान पड़ा होगा उसके पास, वो 8 लाख का है, 10 लाख का है, 50 लाख का है, पड़ा होगा उसके पास, तो वो डालें इसके अंदर। तो वो ड्राफ्ट में भी हमने कहा था, लेकिन चूंकि आपको पता है उनके लिए और भी 10 मसाइल होते हैं, तो ये इनकॉर्पोरेशन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान टैक्स बार, कराची टैक्स बार, लाहौर टैक्स बार चीज़ें आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे मैंने भी ताहिर भट्ट साहब का नाम लिया, वो जनरल सेक्रेटरी हैं आपको पता है इसके पाकिस्तान टैक्स बार के, तो वो भी इसके साथ शेख साहब जो आपके उकाड़े से हैं वो भी माशाल्लाह काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इसके अंदर। तो हमारा इंटरेक्शन होता रहता है लीगल पे और दूसरे पॉइंट्स पे। तो ये पॉइंट ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुके हुए हैं, MIS का भी है, ज़ीरो वाला भी है, ये वेल्थ वाला भी है, डिस्पोजल करें 236C वाला भी है, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर है। तो वो इंशाल्लाह ताला इसको कवर करवाएंगे हम, और ताकि वो रियल बेसिस के ऊपर जो रिटर्न है वो नज़र आए। जी वालेकुम सर, थोड़ा सा तो सर हम कर रहे हैं, आप सिर्फ उस ग्रुप में ऐड हो जाएं। आपको जो पाकिस्तान टैक्स बार या हमने बनाए हुए हैं उसके अंदर वीडियोस भी आ रही हैं, उसके अंदर मटेरियल भी आ रहा है। हमने ये बजट है ना, प्री बजट पोस्ट बजट, ये दोनों उसके अंदर है, मटेरियल भी उसके अंदर है, रिटर्न के अंदर कुछ 1-2 सेमिनार किए हैं वो भी उसके अंदर है। ये आपका मेरा ख्याल है ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप उस ग्रुप में आ जाए, सबको मिलेगा। वो किसी एक बंदे के लिए तो बनाया नहीं हमने। रही बात क्वेश्चन की, देखें मैं किसी और की तो बात नहीं करता, आप मेरा नंबर इसके अंदर दिया हुआ है, नोट कर लीजिएगा। आपको कोई मसला हो तो मेरे साथ आप पूरे हाल में कहीं से भी आपको कोई मसला है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सर बैठे हुए हैं, आप फिक्र ना करें। आपको ये इमरान साहब ने भी बनाया हुआ है, बड़े लोगों ने बड़ा कुछ बनाया हुआ है जी, वो मसला नहीं है जी। अच्छा हुआ आपने ये सवाल कर दिया, वो मुझे पहले बताना चाहिए था। मैंने इसमें ना आपको मिलेगा, नाम आप नोट कर लें, इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन एंड फाइनेंस। मैंने ग्रुप भी बनाया हुआ है फेसबुक पे और चैनल भी बनाया हुआ है, लेकिन ग्रुप के अंदर वीडियोस तकरीबन और मटेरियल सारा उसमें शेयर हो रहा होता है। अच्छा, अब करना आपने ये है कि इस ग्रुप में आप जब
सब्सक्राइब इसको कर देंगे तो इसके अंदर ना एक फाइल्स का टैब बना होगा, उसको आपने क्लिक करना है, मेन पे फाइल्स का टैब आएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन एंड फाइनेंस, उस पर 18 से लेके 27 तक की मेरी तमाम किताबें अपलोडेड है। आप डाउनलोड करें और आप उसके मुताबिक जो जो साल है उसको वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। तो ऑर्डिनेंस तो अपनी जगह पे है, उसके अंदर हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल, पास पेपर के सॉल्यूशंस, MCQs और कोशिश की है कि आपको रेफरेंस के साथ चैप्टर वाइज जो है चीज़ें दी जाए। तो आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सदका जारी है, आप भी हिस्सा डालें, आप भी उतना ही स्वाब हासिल करें जितना मैं कर रहा हूँ, आप हिस्सेदार बन जाए इसके अंदर। जब तक इंसान रहेगा तब भी और उसके बाद भी आपको भी स्वाब इसमें मिलता रहेगा। तो उसके अंदर कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है और उसके अंदर मटीरियल भी जो सारा है। और एक और बात, ये मैं ऑलरेडी तमाम जगहों पे कमिटमेंट कर चुका हूँ कि जब तक खुदा ने ज़िंदगी दी हुई है ना, ये सारी किताबें जब तक आएंगी फ्री ही सब लोगों के लिए आएंगी। तो आप उसको यूज़ करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। कोई जी सर, जी सर, जी सर, मेरे दो सोर्स से इनकम थी, फर्टिलाइजर एंड सोलर। फर्टिलाइजर चलाया उन्होंने 15 के स्पेसिफिक सेक्टर दिए जिसमें 10% चार्ज हुआ था। साथ ही उन्होंने सोलर को भी इसमें स्ट्रेट डाले दोनों पे, जबकि मेरा कंटेंशन और उस पर कोर्ट का एक ऑर्डर भी है। मैं ला नहीं सका कि आप प्रपोर्शनेट वो कर सकते हैं, अगर आप और वो आपने बल्कि उनका जो इसके मुताबिक जब ये FCC का फैसला आया तो बोर्ड का प्रेस रिलीज भी था, उसमें स्पेसिफिक कि जो 15 सेक्टर हैं आप उस पर 10% ही टैक्स देंगे, उसके अलावा जो है था वो जो भी आपको 4% या उस पर जो टैक्स सुप्रीम कोर्ट कहना था आया, इसके मुताबिक कोई नहीं। आपका जो देखिए, मैं 4C में 3-4 चीज़ें आपके साथ शेयर कर, आपका सवाल उसमें शायद कवर हो जाए। देखिए बात ये हो रही है, आपने एक है टैक्सेबल इनकम जो सेक्शन 9 के अंदर डिफाइंड है, आप उसका तरीका अपना है। एक इनकम है सेक्शन 2 के अंदर अल्फ़ाबेटिकली, आइए आप जाके चेक कर लीजिएगा, इनकम, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, ये तीनों आप एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। इनकम, नॉर्मल इनकम, FTR की इनकम, डीम्ड इनकम एंड लॉस ऑफ इनकम, ये चारों आपकी इनकम में शामिल है। जब आप हेड ऑफ इनकम को जमा करेंगे या माइनस करेंगे आपस में जहाँ सेट ऑफ है, तो आपकी टोटल इनकम आएगी और उसमें से आपने 2 चीज़ें माइनस कर देनी है, एक एग्जेम्प्ट इनकम और एक डिडक्टेबल अलाउंस, तो आपके पास आ जाएगा टैक्सेबल इनकम। अब ये तो हो गया नॉर्मल जो रिटर्न आपने फाइल करनी है। जो सर बात कर रहे हैं 4C में अपनी ही जो सम ऑफ इनकम है वो डिफाइंड है सब सेक्शन 2 में। 4C का 2 आप पढ़े, आपकी नॉर्मल इनकम, डिविडेंड इनकम ऊपर डिफाइंड है, डिविडेंड, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम में मेरा ख्याल है 3-4 चीज़ें उसके अंदर उन्होंने, कमीशन इनकम प्लस इम्प्यूटेबल इनकम प्लस अगर होगी तो आपकी टैक्सेबल इनकम, और टैक्सेबल इनकम वो वाली जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और इनकम और लॉसेस और डेप्रिसिएशन के बगैर, प्लस वो शेड्यूल्स वाले इनकम। अब आप उसको जमा करेंगे, अगर आपकी इनकम 150 मिलियन से एक्सीड करती है, ठीक है, तो आपको ओबियसली जिसमें भी आप जाएंगे सेक्टर के हिसाब से, तो वो आप उसके मुताबिक उसमें टैक्स जो है वो जमा करवाएंगे। अब रही बात आपके वाली, आपको ये सब चेक करना है कि आप FTR का हिस्सा है या NTR का हिस्सा है। अगर आप NTR का हिस्सा है तो आपने इनकम वो निकालनी है जो सेक्शन 4C के सब सेक्शन 2 में डिफाइंड है, उसको भूल जाएं आप जो पहले क्या था। ये सेपरेट चार्ज है, इन एडिशन टू चार्ज है, ये अलग से कैलकुलेट होना है, और इस पर अगर लगता होगा तो 150 मिलियन से ज़्यादा अगर होगा, 22 में ऐसा ही है, आगे बदल गया कानून आपका ये आगे जा। सो वो आपका अलग अलग आप कैलकुलेट करेंगे। अगर आप 150 मिलियन से एक्सीड कर गए तो फिर आप सेक्टर के मुताबिक जो भी आपका होगा वो आप देंगे। सर मेरा क्वेश्चन डिफरेंट है। सेक्टर तो ठीक है, वो मतलब 2 मेरे सेक्टर हैं, फर्टिलाइजर मेन इनकम है और सोलर। फर्टिलाइजर पे मैं 10% देने के लिए रेडी हूँ, और मैंने दे दिया।
बाकी जो मेरी सोलर की है कि अच्छा। जो जब दोनों चीजें मिला के 2 मिनट से वो दोनों पे अच्छा अच्छा चले अच्छा गए। अच्छा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक मुझे सोलर से इनकम आई जो कि 4% में था, जबकि दूसरे वाला 10% के अंदर है। मेरा ख्याल है इसके अंदर ना प्रोपोर्शनेट का फार्मूला नीचे उसने बताया हुआ है कि जो बिलोंग करेगा 10% वाला वो सेपरेट हो जाएगा और 4% वाला आपका सेपरेट हो जाएगा। तो ज़ाहिर बात है ज़्यादती तो नहीं करनी ना, क्योंकि अगर मैं टोटल पे कर दूंगा तो 4 वाले के साथ ज़्यादती है, खाली 4 में जाऊंगा तो 6% लॉस हो जाएगा। तो दोनों को उसने, मुझे याद पड़ता हमारी जब बहस हुई थी, मैं जी यहाँ 2-3 बंदों का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा क्योंकि उनके बगैर मैं यहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता था। एक मेरे उस्ताद हैं ताहिर भट्ट साहब है, ठीक है, अभी वो सेक्रेटरी है पाकिस्तान टैक्स बार के। शहबाज भट्ट साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। और MM अकरम साहब की जजमेंट साहब को बड़ी फेमस मिल रही होंगी, जो कि ट्रिब्यूनल के इस्लामाबाद के मेंबर हैं वो, ठीक है। एक और बात, उन्हीं के थ्रू आपके भाई को भी ऑफ़र आई थी लेकिन मैंने वो एक्सेप्ट नहीं की। मैंने कहा ये प्रैक्टिस वाला ज़्यादा बेहतर है, वो दूसरी तरफ जाके और बड़े मसले मसाइल हैं तो मैं वो काम नहीं कर पाऊँगा। तो उनके बगैर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ मैं आपको पहुँचा रहा हूँ ये मैं अपने लीगल फर्टैनिटी से वेट करने के बाद आप तक चीज़ आती है। ये मेरे अकेले का इसमें क्रेडिट नहीं है, उनके बगैर, उन एडवोकेट्स के बगैर, उनकी मेहनत के बगैर, उन उस्तादों के बगैर कोई बंदा आगे नहीं जा सकता। तो ये मैं क्रेडिट उनको दूंगा। ये पॉइंट सर जो सर रेज कर रहे हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप सर उसके 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 नीचे जब पढ़ेंगे ना तो उसने प्रोपोर्शनल दिया हुआ है उसके अंदर। हो गया सर आपका मसला मेरा ख्याल। क्यों इमरान साहब कोई और सवाल अगर है तो, वरना ब्रेक जैसे आप कहते हैं। कोशिश तो की है जी, अगर कोई सवाल है तो आप ब्रेक करने से पहले। हाँ जी, आपके मुल्तान के जनाब बेंच के जो उनके बेटे हैं वो ट्रिब्यूनल के मेंबर हैं आपके जुडिशियल, खुर्रम शहबाज भट्ट, वो उनके बेटे हैं, वो भी मेरे दोस्त हैं। वो 1 साल मेरे साथ, जब मैं अभी भी चेयरमैन हूँ, जब मैं था तो 1 साल बिला मुकाबला वो इलेक्ट होके आए थे, वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे। अब वो आपके ट्रिब्यूनल के मेंबर हैं। आपने मेरिट पे, मुझे पूरी उम्मीद है उनसे कि जब भी आप उनके पास जाएंगे वो मेरिट के अलावा आपसे कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। बड़े अरसे से मैं उनको जानता हूँ और जहाँ आपको आपका ड्यू राइट होगा, बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी रेफरेंस के, वो आपका काम आपको करके देंगे। इतना मुझे उनके ऊपर फेथ है। हर जगह पे जाके मैंने यही कहा है, इंशाल्लाह ताला आपको प्रूफ भी मिलेगा। और जजमेंट्स कुछ उन्होंने 2-4 आपकी आ भी गई हैं, आपने देख ली होंगी, उनकी रह चुके बिला मुकाबला सर, बिला मुकाबला रहे हैं जी। क्यों सर? सर माशाल्लाह उनकी एज तकरीबन 75 ईयर है जनाब, और सुबह 8 बजे दफ्तर में होते हैं और रात को 7-8 बजे से पहले वो जाते नहीं हैं। माशाल्लाह इस उम्र में 74 ईयर की एज में जब लोग घर बैठ जाते हैं वो मेहनत कर रहे होते हैं जी सर। और माशाल्लाह उनकी खाली ये नहीं कि मैं कोई अनड्यू को मैं फेवर कर रहा हूँ, ये उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी है तो मैं उनको क्रेडिट दे रहा हूँ। उनका पढ़ने का तरीका, उनका काम करने का तरीका, मेहनत करने के बाद ही बंदा वहाँ तक पहुँच सकता है। तो उनको कन्विंस करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कुछ 1-2 सवाल मैं आपको भी दूंगा जो उनकी वसातत से मेरे पास आए थे। तो रिफंड वाली, एडजस्टमेंट वाला मैं आपसे पॉइंट बाद में डिस्कस करूँगा। आप मुझसे पहले इससे कनेक्टेड कोई सवाल है तो वो कर लें, फिर आगे चलेंगे। हुन फिर नमाज पढ़ लीजिए, ठीक है जनाब। अल्लाह तौबा भी कर ली है ना थोड़ी देर, दुनियावी मामला तो ख़त्म नहीं होते। थैंक यू वेरी मच। नमाज के बाद करते हैं जी। अब ये ब्रेक हम कर रहे हैं। अब इसके बाद ये 3:15 बजे रिज्यूम करेंगे इसको। ये समझ लें कि अब 37 मिनट हैं, तो ये 23 मिनट ये हो गए। और हाँ, इसी में खाना जो है ना आ गया है, वो आपको अभी सर्व कराते हैं। वो नमाज के लिए जो तशरीफ़ ले जाए तो वो साथ लेता जाए। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है सबसे कि नॉर्मली RTO अलाउ नहीं करता खाना खसूसी तौर पे, तो ये मेहरबानी करनी है कि जो लंच बॉक्स का डब्बा है उसी में जो उसका कोई बच्ची कुछ चीज़ है तो उसी में डाल दें।
रमज़ान है, बाकी स्टाफ के खड़े हैं, उनको दे दें, कुछ शापर में वो इकट्ठा कर लेंगे और फिर इकट्ठा ही जो है ना। तो हमने चूँकि बाद में यहीं आके बैठना है, तो हम वो एक तो ये कि वो गंदी जगह ना हो, तो इसलिए भी ये ज़रूरी है। तो ये मेहरबानी ख़ुसूसी तौर पे जो है ना आप सबसे रिक्वेस्ट है।